हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम चैप्टर 2 के सारी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को देखें, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखें एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, नई चीज़ें हैं, देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपने 9-10 में पढ़ी भी होगी, बट उतना बेसिक ना पढ़ा हो बाय चांस, लेकिन यहाँ पर हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से समझेंगे चीज़ें क्या होती हैं। वैसे तो चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, एनसीईआरटी में जो गिवन है चैप्टर का नेम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ये दो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो आपकी आता है काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स मतलब जहाँ पर मोशन की बात करते हैं, ठीक है। मैं बता भी चुकी हूँ काइनेमेटिक्स कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम मोशन की बात करेंगे। तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ठीक है। तो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। फिर जो चैप्टर 4 आएगा वो भी इससे रिलेटेड है, वेक्टर एंड मोशन इन प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको तो बाद में देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम चैप्टर 3 में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे आज। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ने के लिए है आपको, ठीक है। ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं हम डायमेंशन के, है ना, डायमेंशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे आप। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन इन प्लेन। तो आप सेकेंड चैप्टर 4th चैप्टर में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो 9th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। उन इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ें क्या हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस क्या है, उस बेसिक डेफिनेशन की हेल्प से आगे की चीज़ों को कैसे हम समझेंगे वो देखेंगे। ओके, सबके सब अपनी पेंसिल, पेन, कॉपी लेके बैठें और कॉपी जो भी मैं करवा रही हूँ उसको कम से कम कॉपी में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल टॉपिक से। सबसे पहले क्या आएगा, रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा कि रेस्ट का मीनिंग क्या होता है। सोचिए क्या होता है रेस्ट का मीनिंग, कि मतलब कोई चीज़ बिल्कुल एक जगह पे बैठी हुई है, उसे क्या कहेंगे, रेस्ट पे है वो। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझेंगे क्या होगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, उसे कहते हैं रेस्ट पे जब, कब, इफ इट्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, मतलब वो अपनी पोजीशन को ना चेंज करे, किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन विथ टाइम, मतलब आपका टाइम बढ़ता चलेगा, क्योंकि पता है टाइम तो फिक्स, तो ऐसा नहीं है कि अभी रोक दिया टाइम रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर टाइम तो मूवेबल है, टाइम तो चलता रहता है, टाइम को कोई नहीं रोक सकता। तो वही बता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को ना चेंज करे, किस रेस्पेक्ट में, टाइम में, और विद द रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब जो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसकी रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को ना चेंज करे टाइम के साथ, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम, वो पर्सन क्या है या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। जैसे कि ये बोर्ड की बात ही करो, क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है, नहीं ना, हम तो मूव कर रहे हैं, मैं मूव कर रही हूँ, टाइम भी जा रहा है, सब कुछ मूव कर रहे हैं, बट ये बोर्ड अपनी जगह पे फिक्स है, तो इसे कहेंगे रेस्ट पे, ठीक है। पोजीशन को नहीं चेंज करता, अपनी स्टेबल पोजीशन पे है, बट टाइम तो जा रहा है, टाइम के साथ साथ टाइम तो जा रहा है,
एनवायरनमेंट, ठीक है। और क्या है, रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब इसके आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में, मतलब ये इस रूम में है, इसी रूम में रहेगा, इसी बोर्ड इसी वॉल पे लगा रहा है, तो ये अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट अपने पोजीशन को नहीं चेंज करता, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेस्पेक्ट। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, पर्सन सिटिंग इन अ चेयर, ट्री कोई होती है, ट्री क्या है, सबसे बड़ा रेस्ट एग्जांपल है। ट्री क्या है, एक जगह पर फिक्स रह के उसी जगह पे बढ़ता रहता है, तो वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करता, उसके आसपास वो जहाँ पर है 10 साल पहले तो वहीं पर 10 साल बाद होगा। मतलब हमने अगर कोई मैंगो ट्री लगाया है, अगर हमसे ना काटे तो वो जहाँ पर है वहीं पर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मोशन क्या होता है। मोशन, इसका सेम डेफिनेशन यही होगी, अगर आपके पास डेफिनेशन आएगी लिखने के लिए तो डेफिनेशन तो सेम, बस थोड़ी सा डिफरेंस क्या होता है, इट चेंज, इट डज नॉट चेंज की जगह इट चेंज। मतलब मोशन में क्या होता है, हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, टाइम के साथ यहाँ पर आ गई, तो मेरी पोजीशन को चेंज हो गई ना, यहाँ से यहाँ पर आना क्या है, मोशन ही हुआ, टाइम भी चेंज हो रहा है। और मैं पहले बोर्ड के अकॉर्डिंग, अगर बोर्ड स्टेबल है, सराउंडिंग, मेरे सराउंडिंग क्या दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर थी और यहाँ पर आ गई, तो इसको क्या कहेंगे, मोशन कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं, ठीक है। ठीक है, बर्ड फ्लाइंग, बर्ड को हम उड़ते हुए देखते हैं तो मोशन में लगती है ना, लेकिन देखो अब सराउंडिंग की बात क्यों कर रहे हैं, अगर दो चीज़ एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन मूव करेगी तो वो दोनों आपस में ऐसे लगेगा कि वो दोनों रेस्ट पे हैं, तो इसलिए सराउंडिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मतलब जो बंदा दूसरा बंदा देख रहा है, दूसरा पर्सन देख रहा है, वो तो या तो उससे कम स्पीड में मूव कर रहा हो या फिर स्टेबल बैठा हुआ हो एक जगह, तभी उसको दूसरी चीज़ मोशन में लगेगी। अगर दोनों ही एक ही स्पीड से मूव, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। तो इसलिए सराउंडिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा हो, ठीक है। तो अगर पोजीशन को ना चेंज करे तो रेस्ट पे, पोजीशन को चेंज करे तो क्या होगा, मोशन में। एग्जाम्पल, बर्ड फ्लाइंग, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल दिखते नहीं है बट क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कैसे पता चलता है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, विद द हेल्प ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मोशन में होते हैं तभी तो हमारी हीट ट्रांसफर हो जाती है, ओके। तो गैस मॉलिक्यूल क्या है, मोशन में होते हैं। दोनों चीज क्लियर हुई, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी से। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ मोशन, मतलब मोशन की डेफिनेशन देख ली, क्या थी डेफिनेशन, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहाँ पर देखेंगे मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, क्या से कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर, लीनियर से समझ में क्या आ रहा है, लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा, या तो आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो या इस डायरेक्शन में ही जा रहे हो या ऐसे ही जा रहे हो, एक ही लाइन में मूवमेंट होगा तो उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर डायरेक्शन। मैंने यहाँ लिखा भी है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जब आप बहुत लॉन्ग मतलब लंबी सड़क पे जा रहे हो, एक ही लंबी सड़क लंबी दूर तक जाती है, तो वहाँ पर आप जब कार मूव करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन में जाते हो, ओके। तो उसे क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर, ठीक है। सेकेंड आपका आता है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि मोशन इन सर्कल, आप किसी कोई पार्क, आपका सर्कल पार्क है, उसका चक्कर काटोगे, या फिर जो हमारी अर्थ है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, या फिर मून हमारा करता है अराउंड द अर्थ, वो सब क्या है, रेक्टिलिनियर रोटेटरी मोशन। समझ में आया आपको। फर्स्ट क्या है, रेक्टिलिनियर जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सेकंड है आपका सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में मूव करता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का मतलब होता है, ऑसिलेशन का मतलब होता है आप अपनी पोजीशन को रिपीट करते हो बहुत स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल में। मतलब ये देखो, आपने वॉल देखी हो, वॉल क्लॉक देखी होगी, उसमें ये पेंडुलम होता है इस तरीके से, ठीक है। वो क्या करता है, इस तरीके से ये वॉल क्लॉक बना दी हमने,
ऐसे बॉक्स में बंद होती है ना। ये पेंडुलम क्या करता है, मूव करता है, पहले यहाँ जाता है फिर ऐसे 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 मूव करता है, इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया, तो ये अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, इसी को कहते हैं ऑसिलेशन। तो क्या है, मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू मतलब आगे जाती है, एंड बैक मतलब पीछे आती है, एंड फॉर रिपीटली अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट, इसी पॉइंट के फिक्स तो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रिपीट कर रही है बार बार अपनी चीज़ों को, अपने मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स टाइम में रिपीट करती है। ये नहीं कि फर्स्ट चक्कर इतने से यहाँ तक लगाने में 1 सेकेंड लगा तो दूसरे वाले में क्या लगेगा 2 सेकेंड, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। क्लॉक आपकी हर पर्टिकुलर 1 आवर में आपकी क्लॉक अलार्म करती है, वो इसके मीनिंग है, ठीक है, कि एक फिक्स टाइम में अपनी क्या करती है, अपनी मोशन को रिपीट करेगी। आप अपना फ़ोन देख लीजिए, वाइब्रेट होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में वाइब्रेट होता है और पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, रिपीटेशन होती है। तो ठीक है, समझ में आया कितने टाइप के मोशंस हैं, 3 टाइप के मोशन, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन है, जिसमें मोशन लीनियर लाइन में मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, मोशन ऑफ कार कह सकते हो, ओके, मोशन ऑफ कार कर, लेकिन कब, जब एक ही लाइन में मूव कर रहा है, ये नहीं कि सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, सर्कुलर पार्ट में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन हो जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब अब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है अबाउट अ पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट इन फिक्स टाइम इंटरवल, दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटिंग मोशन। क्लियर हुआ सबको, कॉपी कीजिए जल्दी से फटाफट। अभी हमने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप के मोशन, लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटिंग मोशन, ये सब बेसिक डेफिनेशन हैं जो आपको पता होना चाहिए चैप्टर्स को समझने के लिए। कुछ और बेसिक डेफिनेशन अभी हम करेंगे ही। तो सबसे पहले आता है पॉइंट मास। फिजिक्स में पॉइंट मास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसीडर कैसे क्या होता है पॉइंट मास। हम हर जगह डेफिनेशन में पढ़ते हैं पॉइंट मास, ऑब्जेक्ट, क्या है ये चीज़ें। पॉइंट मास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अगर डेफिनेशन जाएँ, पहले हम सिंपल तरीके से जब समझते हैं फिर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। पॉइंट मास, पॉइंट का मतलब क्या है, बहुत छोटी चीज़, मास मतलब ऐसी चीज़ जिसका मास बहुत कम हो, या फिर ये कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट जो अपने साइज़ के रेस्पेक्ट में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर दे। जैसे कि आप चींटी की बात कर सकते हो, वो कितनी छोटी होती है लेकिन कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, उसी को कहते हैं हम पॉइंट मास। ठीक है, समझ में आया। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास, उसे एज अ पॉइंट मास कंसिडर किया जा सकता है इफ अगर ड्यूरिंग मोशन के टाइम पे इन अ गिवन टाइम, किसी फिक्स टाइम में, इट कवर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज, अपने साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कवर डिस्टेंस कर लेता है, तो उसे कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। समझ में आया पॉइंट मास क्या है? वो मास जो अपने साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट मास। जैसे कि आप एटम की बात करें तो एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एज अ पॉइंट मास ही वर्क कर सकता है, क्योंकि वो जो रिवॉल्यूशन करता रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पॉइंट मास बहुत छोटा मास है जो अपने साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। फिर आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिजिक्स में किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम और डिस्टेंस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से समझते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़े होंगे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है अगर आप बताते हो कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो कैसे ऑब्जर्व किया, कोई अदर पर्सन ने तो उसे ऑब्जर्व किया होगा कि वो पर्सन क्या है, ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है या कम स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, या फिर इसी चीज़ का वेट इतना ज़्यादा है, तो ऑब्जर्वेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है फ्रेम, एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना।
ठीक है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम, एक सिस्टम होता है ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कौन से? एक्स वाई जेड वाले जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। एक्सेस अटैच टू एन ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर बैठा है वहाँ पर, हैविंग अ क्लॉक, क्लॉक के रेस्पेक्ट में तो बताएगा कि टाइम आपने इतने टाइम में इसे कवर किया, इतनी डिस्टेंस कवर की, इतनी वेलोसिटी है, तो उसके बाद क्लॉक विद रेस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब, क्या क्या डिस्क्राइब कर सकता है कि आपने इतनी पोजीशन को डिफाइन किया है, इतनी डिस्प्लेसमेंट की है, इतना एक्सेलरेशन है, आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। तो ये सब चीज़ आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इमेजनरी पॉइंट समझिए, इमेजनरी चीज़ें हैं कि हमने माना एक रूम है, ठीक है, रूम में एक पर्सन बैठा है, उसके पास क्लॉक है। जैसे आप कंपटीशन होता है आपका स्कूल में, रनिंग कंपटीशन होता है, तो क्लॉक होती है किसी पर्सन के पास और वो अदर स्टूडेंट्स को देखता है। टीचर के पास क्लॉक होती है, वो अदर स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो वो स्टूडेंट्स तो मूव कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर के पास क्लॉक है वो एक एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करेगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स को टाइम के अकॉर्डिंग कि उसने कितनी पोजीशन या फिर कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, कितनी एक्सेलरेशन थी। तो समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस मतलब बताएगा कि उसने एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया, वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया, जेड डायरेक्शन में कितना मूव किया। उसकी हेल्प से हम कितना डिस्टेंस पता चल जाती है, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्लॉक तो है ही, क्लॉक से हमें टाइम पता चल जाएगा और कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। हम आगे देखेंगे ग्राफ की हेल्प से कि कैसे फाइंड करते हैं। बस आपको यहाँ याद रखना है कि क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। is a frame of reference is a system of coordinates axis attached to an observer having a clock with him with respect to which the observer can describe, क्या क्या describe करेगा, position, displacement, acceleration, velocity, other things. ओके तो क्या क्या देखा हमने? पॉइंट मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हम देखेंगे 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है एंड 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे? आई थिंक ये सबने कॉपी कर लिया होगा। तो अब देखेंगे 1 डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन। डायमेंशन को मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया है मोशन। अच्छा, सबने एक्सेस पढ़ी है। अगर हम केवल एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करें, चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो या तो केवल हम इधर ही जा रहे हैं, वाई एक्सिस। कैसे डायमेंशन, 3 डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, पढ़ा है? इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। जैसे रूम को आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 डायमेंशन होती है। कॉर्नर को देखिए, रूम के कॉर्नर को देखिए, वॉल को, सब देखिए अपने रूम के कॉर्नर को। 2 नीचे की तरफ लाइन जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, एक ऊपर की तरफ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्स जेड वाई ही लेना है, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, इसको एक्स, इसको वाई एंड इसको जेड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो माना ये रूम का नीचे वाला फ्लोर है और ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई एंड जेड 3 डायमेंशन समझ में आया। अगर हम 1 डायमेंशन की बात करेंगे, जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो केवल एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, या तो केवल इधर जाएगा या केवल इधर या केवल इधर ही जाएगा, ठीक है। तो उस डायमेंशन को क्या कहते हैं? 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन में क्या होता है? 2 डायमेंशन मोशन में क्या होगा? जैसे कि ये दो लेंगे, एक्स वाई ले लो या फिर आप वाई जेड ले सकते हो, या कौन सा बचा? एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, जेड एक्स। 2 एक्सिस के मतलब कोई प्लेन, किस तरीके से 2 एक्सिस क्या होती है? 2 डायमेंशन क्या होता है? एक प्लेन सरफेस को हम कहते हैं, या फिर आपकी रूफ हो गई,
आपके रूम कमरे का क्या हो गया, फर्श हो गया, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 डायमेंशन को। उसमें अगर हम इस तरीके से सर्कुलर मोशन करें तो क्या हम केवल एक ही डायमेंशन की हेल्प से सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं। तो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए 2 डायमेंशन की मदद पड़ती है हमें, ठीक है। तो इसको टाइप के मोशन को क्या कहते हैं हम, 2 डायमेंशन मोशन। अब आते हैं 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन में क्या होता है, सर्कुलर भी मूव कर रहे हो, नीचे भी आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं। इस टाइप के जो स्प्रिंग वाले मोशंस होते हैं उसे कहते हैं 3 डायमेंशन में। देखो क्या हो रहा है, आपकी ये इस तरीके से मूव कर रहे हो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेशन में हो रहे हैं और ये हाइट भी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो 2-3 मोशन इस टाइप के मोशंस होते हैं। तो क्या क्या मोशन होते हैं, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। समझ में आया सबको क्या क्या मोशन है। केवल एक ही एक्सिस में मूव करेगा तो 1 डायमेंशन, 2 एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो 2 डायमेंशन, और इस तरीके से हाइट भी चेंज हो रही है, नीचे की फ्लोर की तरफ भी आ रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है आपका, 3 डायमेंशन मोशन। ओके, समझ में आया सबको यहाँ तक। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कर लिए कॉपी। अब हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ये सब बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, जो आपको आगे तक हेल्पफुल होती हैं। वैसे तो हम वेक्टर के बारे में डिटेल में आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे, बट हम थोड़ा सा क्राइटेरिया बस ले लें कि व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और क्या देखना है हमें, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों चीज़ों को देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है, इट कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसमें नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ खरीद के लाए, आपको मिठाई लेके आए, रसगुल्ले ही ले आए, कितने 1 kg, मैंगो ले आए, ठीक है ये स्वीट है, मैंगो ले आए 5 kg, ठीक है मैंगो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को डिफाइन करने के लिए केवल क्वांटिटी की ज़रूरत, इसे कहते हैं क्वांटिटी। 1 kg 2 kg कितना उसमें अमाउंट है उसे कहते हैं क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड, ठीक है। कितनी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ये तो ना बताएंगे कि जो मैंगो लाए किस डायरेक्शन से लाए हैं, स्वीट लाए किस डायरेक्शन से लाए, इसका कितने ऊपर है मैंगो के, इस तरह की चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, समझ में आया व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटीज विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन भी होती है। क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसमें क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि आपकी वेलोसिटी, फोर्स, जैसे कि आप वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी और स्पीड देखो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटी फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी को हम डायरेक्शन के साथ बताएंगे कि जो अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, नॉर्थ टू ईस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, अगर हम इस तरीके से डायरेक्शन के साथ चीज़ों को बताएं तो वो वेलोसिटी होती है। अगर डायरेक्शन के साथ ना बताएं, केवल ये कहें कि 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो केवल वो स्पीड कहलाएगी। ओके,
फोर्स, अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, जैसे कि मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया, तो ये इसका डायरेक्शन पता है ना, किधर की तरफ डायरेक्शन है, इनसाइड द बोर्ड लग रहा है ना। अगर हमको मैं बाहर की तरफ फोर्स लगाती हूँ तो हमें पता है कि फोर्स किधर लग रहा है, आउटसाइड द बोर्ड लग रहा है। तो फोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ ही मेंशन कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड क्या मतलब क्या है, अगर 2 न्यूटन का फोर्स है तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गई, और किसकी तरफ लग रहा है, अप टू डाउन लग रहा है, ठीक है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। तो फोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ होता है। ये क्वांटिटीज़ तो हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, पूरी बुक में पढ़ते रहेंगे कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। स्केलर कौन सी है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब ये देखेंगे कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं। वेक्टर को लिखने का तरीका याद रखना, स्केलर को तो सिंपल, अगर जैसे कि x डिस्टेंस है तो केवल x लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर क्या बात होगी, वेक्टर की बात होगी, तो वेक्टर जैसे फोर्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए उसके ऊपर इस तरीके से एरो लगाते हैं, ठीक है। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, स्केलर वेक्टर में एरो लगा हुआ हो या फिर बोल्ड में लिखा हो, इस तरीके से बोल्ड करके लिखी होगी चीज़ें बुक्स में। डिफ्रेंशिएट, देखो ये ऐप और इस ऐप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि बोल्ड करके लिखी हुई है तब भी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, या फिर एरो लगाते हैं। मोस्टली हम क्या करेंगे, एरो की तरह लगा के ही यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में आया, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। चलिए अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती तो लेंथ ही होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाया ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया चलना यहाँ से, ए से बी गए, फिर ऐसे चले गए सी, फिर ऐसे डी, फिर ऐसे ई, ओके। तो सारा टोटल पाथ जितना भी पाथ कवर किया, कितना पाथ किया कवर, ऐसे ऐसे जाके टोटल पाथ कितना कवर किया है, टोटल पाथ आया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। तो टोटल अगर माना ये कितना है 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर है, तो टोटल पाथ कितना कवर होगा 2 + 3 + 3 + 4, 6 + 4 10 and 12 मीटर। तो टोटल पाथ कवर को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जितना भी हम चले हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं बताते कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटा पाथ, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये वाली, इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर तुम्हें फाइंड करना मुश्किल होगा, हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, कैसे कर सकते हैं, देखिए ये और ये, हम यहाँ से ए बी सी गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो होगी ए सी। क्या हुई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए सी। कैसे फाइंड करेंगे बताइए, कैसे करेंगे इसको, विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 3 गिवन है, ये 5 गिवन है, तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 9 + 25 कितना हो गया बताइए, कितना हुआ 25 + 9 34, ठीक है। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि ए से बी की तरफ डायरेक्शन, ए से सी की तरफ डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, इसके तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये माना कि यहाँ से ऐसे गए हम, देखो कंसीडर करो कि अगर हम यहाँ से ऐसे गए होते तो ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट ये,
डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू ईस्ट की तरफ जा रहा है, एंगल बताएंगे, इसको हम वेक्टर में अच्छे से समझेंगे किस तरीके से डायरेक्शन निकालेंगे। अभी सिंपल आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ये टोटल पाथ कवर है, इसमें टोटल पाथ कितना आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा AB प्लस BC, कितना हो गया 3 + 5 = 8 मीटर। मीटर में गिवन हो तो मीटर, सेंटीमीटर में गिवन होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक्चुअल पाथ जितना कवर करेगा वो डिस्टेंस में आएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको मेमोराइज रखना है। स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी। सेम ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है कि स्पीड क्या होती है, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है v = टोटल डिस्टेंस। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। ओके, डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्पीड की, कोई बताएगा, ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द speed of an object of motion is defined as the ratio of total distance to total time। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की मीटर और टाइम सेकंड, क्या होगा यूनिट। ये डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस के लिए L बता भी चुकी हूँ, T, तो क्या हो गई डायमेंशन LT - 1। यहाँ तक समझ में आया सबको। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे वेलोसिटी के से। वेलोसिटी में जो आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका, एक तो आप वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो बना के रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और इसमें जो डिस्टेंस नहीं आता, इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो टोटल टाइम ही आएगा, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज अ क्या है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया सबको। इसकी डायमेंशन ऑफ यूनिट सेम ही होगी, डायमेंशन ऑफ यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड ही लेंगे और डायमेंशन LT - 1 ही होगी, ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको, क्या होती है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी। तो आज हम इस क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं। आपने आज जो क्लास में पढ़ा हो सारा रिवाइज कीजिए कि रेस्ट क्या होता है। क्या क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स पढ़े, कौन कौन से टाइप्स पढ़े, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने, मोशन के टाइप्स हो गए, फिर क्या देखा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर और क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या था, XYZ कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। इस लेक्चर में इतना बहुत सफिशिएंट है। अब पहले आप इस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके आगे का पार्ट देखेंगे, किस तरीके से स्पीड के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके।
उस पार्ट में हम वही करेंगे। और क्या क्या ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ स्पीड का ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से क्वेश्चन को करिए। अगर आपको न्यूमेरिकल कर सकते हैं, एक दो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए न्यूमेरिकल किस तरीके से होंगे। ये मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल में बता भी देती हूँ, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बता देती हूँ। आप अगर न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं तो न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिएगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियोस में सारी न्यूमेरिकल्स मोस्टली अलग अलग टाइप्स की न्यूमेरिकल जो आते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेस स्पीड के उसमें, तो वो करवाऊँगी ही। जैसे कि एक एग्जांपल है, आपको गिवन है कि डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ए से बी की तरफ, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितने डिस्टेंस कवर करता है, वो 10 किलोमीटर कवर करता है। ओके, कहाँ से कहाँ गया, ए से बी की तरफ, और टाइम कितना लगा उसे, 2 सेकेंड या फिर 2 आवर्स कह लो, 2 आवर्स लगा। क्या आप यहाँ पर स्पीड बता सकते हैं? स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम 2 आवर। क्या हो गया आंसर, 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या हुई स्पीड, 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है, 25 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और आपको टाइम भी गिवन है, टाइम गिवन है 5 आवर। पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगी। सब फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। v कितना है, 25, टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है, नहीं गिवन है, फाइंड करनी है, इसको d से डिनोट कर देते हैं 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d की वैल्यू कितनी आ गई, 25 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 25 इंटू 5 जा 125। कितना यूनिट याद रखनी है, क्योंकि किलोमीटर पर में दिया है तो किलोमीटर ही क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। सिंपल अभी स्पीड के की है, वेलोसिटी के नहीं की है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो सिंपल स्पीड वाले क्वेश्चंस किए हैं, किस तरीके से हम स्पीड निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम अगर डिस्टेंस, इस तरीके से क्या होगा, एक क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए आपको देती हूँ, आप 2 क्वेश्चन देती हूँ, वो घर से करके लाइएगा। एक पार्टिकल है, वो यहाँ से पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और यहाँ से यहाँ पर वो 7 या फिर आप कह लो 10 किलोमीटर। यहाँ पर टाइम उसको कितना लगता है, 2 आवर, और यहाँ पर इसको टाइम कितना लगा, बताइए जल्दी। यहाँ पर उसको लग गया 4 आवर। यहाँ पर आपको फाइंड करनी है स्पीड। टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे, टोटल टाइम को ऐड करेंगे, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा स्पीड का। ठीक है, स्पीड फाइंड कर लीजिएगा इसमें। एक क्वेश्चन और, ये 3 सेंटीमीटर कवर करता है, और ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर टाइम कितना कवर किया, 1 सेकेंड नहीं 3 सेकेंड, और यहाँ पर टाइम 4 सेकेंड। यहाँ पर आपको स्पीड फाइंड करनी है, फाइंड कीजिए व्हाट इज़ द स्पीड। इन 2 क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। नोट हो गया आपको क्वेश्चन।
ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है इन क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़े, अच्छे से ब्रीफली ढंग से वीडियोस को पोस्ट कर करके क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हो पाता है जिस तरीके से मैं करवाती हूँ, फिर आप उस तरीके से ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।